हम लोग जब 16-17 में आए थे 1.5 एक्सप्रेसवे थी हमारे पास। आज उत्तर प्रदेश 7 एक्सप्रेसवे को संचालित कर चुका है। 6 पर वर्तमान में कार्य हमारा चल रहा है, यानी जिन कार्य चल रहा है जिस पे, और बाकी 7 नए एक्सप्रेसवे के लिए हम लोग वर्तमान में डीपीआर बनाने की कार्रवाई के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यानी रोड कनेक्टिविटी हमारी बेहतर। आप उत्तर प्रदेश में आज से 8 वर्ष पहले जाते थे, कहीं भी उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे, दूसरे राज्यों की सड़कें अच्छी होती थी। आज किसी भी राज्य की तुलना में उत्तर प्रदेश की सड़कें आपको बेहतर लगेंगी, कनेक्टिविटी बेहतर लगेगी, हाईवे का बेहतरीन नेटवर्क। एक्सप्रेसवे पे पहले उत्तर प्रदेश की कोई गिनती नहीं थी। एक्सप्रेसवे का मतलब केवल 1.5 एक्सप्रेसवे थी उत्तर प्रदेश के पास। आज देश के अंदर एक्सप्रेसवे का कुल नेटवर्क पर 60% पे उत्तर प्रदेश का कब्जा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ, हर जिले मुख्यालय को 4 लेन के साथ, तहसील और ब्लॉक मुख्यालय को 4 लेन और 2 लेन के साथ उत्तर प्रदेश ने जोड़ने में सफलता प्राप्त की। गांव गांव की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का प्रयास उत्तर प्रदेश ने किया है। मेट्रो, हम लोग जब आए थे एक भी सिटी मेट्रो संचालित नहीं थी, आज 6 सिटी में हमारी मेट्रो चल रही है। रोपवे का संचालन होने जा रहा है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में चल चुकी है। देश के अंदर नंबर 1 का इनलैंड वाटरवे वाराणसी टू हल्दिया ये प्रारंभ हो चुका है। यानी हर एक सेक्टर में रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के पास। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी अगर आप देखेंगे, हम लोग जब आए थे 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से क्रियाशील थे। आज उत्तर प्रदेश 16 एयरपोर्ट संचालित कर रहा है और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इस वर्ष के अंत में, यानी अक्टूबर के अंत में, हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर ही उसका लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से करने जा रहे हैं। यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर बनने जा रहा है, जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ये केवल पैसेंजर ही नहीं ढोएगा, पैसेंजर के साथ साथ कार्गो का, लॉजिस्टिक का एक हब बनेगा, बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। देश का पहला एमआरओ, एयरक्राफ्ट रिपेयर, मेंटेनेंस और ओवरऑलिंग की सुविधा हम वहां पर उसके लिए देने जा रहे हैं। ये सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त आज यह सभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पर विकसित हो रहा है। देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का और मोबाइल प्रोडक्शन का, देश का कुल जितना भी मोबाइल फोन बनते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनते हैं, ये 60 से 65% उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। अब ये बाहर से नहीं आते, उत्तर प्रदेश के अंदर ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा बनने जा रहे हैं, वहीं बनते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। यानी ये 8 वर्ष के अंदर उन क्षेत्रों में जहां पर हमने कार्य किया उसकी एक छोटी सी झांकी है जिसको हम प्रस्तुत करते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ होमवर्क किया और इस सफलता को देखते हुए ही हम लोगों ने तय किया कि नहीं, ये संभव है कि उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश बन सकता है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, उस कार्य योजना के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए। उस विजन डॉक्यूमेंट के लिए जनता जनार्दन की राय होनी चाहिए, उनके सुझाव भी आने चाहिए, उसको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। और इसके लिए जो अभी कुलपति जी ने कहा, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी ने, कि जो विजन डॉक्यूमेंट हमारा बने उसमें हमने 3 थीम दी है। उन 3 थीम पर आधारित 12 सेक्टर चिन्हित किए हैं।
जिन 12 सेक्टर से जुड़े हुए सुझाव, आप शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र से जुड़े हैं, शिक्षा के बारे में आप उसके बारे में बेहतर बोल सकते हैं, बेहतर लिख सकते हैं। शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, आप सोचिए ना। आज से, यानी जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे, हम लोग जब अपने स्कूल कॉलेजेस में थे, तब स्मार्टफोन टैबलेट की तो कोई कल्पना ही नहीं करता था ही नहीं। आज स्मार्टफोन और टैबलेट हर युवा के पास है। उत्तर प्रदेश सरकार 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट उपलब्ध करवाने का काम भी कर रही है। लगातार इस पर कार्य हो रहा है। टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ सकती है। एक जगह बैठे बैठे दुनिया के अंदर किसी भी कोने में बैठे हुए वह वर्चुअल क्लास ले सकता है। कोविड कालखंड में हम लोगों ने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। यहां के बहुत सारे लड़के कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए वहां पर कोचिंग करने के लिए गए थे। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लागू होते ही हाहाकार मच गया, क्या होगा। तो अब लॉकडाउन था, कौन तोड़े, कौन उल्लंघन करे। तो मैंने कहा यार देखो, लॉकडाउन तो बचाने के लिए ही है, एक भी लड़का कोई गलत कदम उठा लिया तो दिक्कत हो जाएगी, और सभी टीनेजर्स हैं। तो इसलिए यहां से गाड़ियों का काफिला, मैंने उस समय की राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि भाई आप वहां से हमारे बच्चों को भेज दो। उन्होंने कहा हम नहीं भेज पाएंगे। तो मैंने 500 गाड़ियां यहां से भेजी, और 500 गाड़ियों में उन सब बच्चों को वहां से ला करके उनके घरों तक पहुंचाया। और पहुंचाने के बाद यह तय हुआ कि इनके लिए कोचिंग की व्यवस्था करें। तो हमने अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था की, और अभ्युदय कोचिंग में ये फिजिकली भी और वर्चुअली भी हर युवा को प्रतियोगी परीक्षा का हो या फिर अपने किसी भी इंटेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए वहां पर उसका मार्गदर्शन किया जाता है। और बहुत सक्सेसफुली ये तमाम जनपदों में कार्य कर रहा है। आज मैं देखता हूं प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सूची आती है उसमें अभ्युदय कोचिंग से जो छात्र जुड़े हुए हैं उनमें से बड़ी संख्या ऐसी होती है जो उन छात्रों की होती है जो उस प्रतियोगी परीक्षा में सफल होते हैं। अगर हम अभ्युदय कोचिंग वहां चला रहे हैं तो हमारी क्लासेस क्यों नहीं चल सकती, क्लास क्यों नहीं चल सकती, वर्चुअल क्लासेस क्यों नहीं चल सकती। हम लोगों ने तो कोविड कालखंड में वर्चुअल आईसीयू चलाया था। आप सोचेंगे कैसे हो सकता है। हम लोग जब लॉकडाउन लगा तो प्रदेश के अंदर 36 ऐसे जनपद थे जहां एक भी आईसीयू के बेड नहीं थे, कोई वेंटिलेटर नहीं था। हम लोगों ने जल्दी जल्दी में आईसीयू बेड वहां तैयार करवाए, वेंटिलेटर भेजे, एनेस्थेटिक थे, जो भी क्रिटिकल केयर से जुड़े हुए डॉक्टर थे उनकी ट्रेनिंग के लिए लखनऊ में एसजीपीजीआई केजीएमयू को तैयार किया। भाई ट्रेनिंग कराओ इनकी, जल्दी से ट्रेनिंग कराए गए, मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए, और तैयार करवाने के बाद उन्हें जनपदों में भेजा। जनपदों में भेजने के बाद यह हुआ कि प्रतिदिन एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल इनको जनपद सौंपे गए कि भाई ये लोग इन जनपदों में वर्चुअल आईसीयू का संचालन करेंगे, देखेंगे। हां, लखनऊ से टीम वर्चुअल देखती थी, यहां की टीम यहां पर फिजिकली उपस्थित रहती थी, और अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो वहां की टीम अगले कुछ घंटों में फिर पहुंच करके वहां पर उनका मार्गदर्शन करती थी। और बहुत बहुत अच्छा उसका रिजल्ट रहा, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट रहा। हम ये कह सकते हैं कि अगर वर्चुअल आईसीयू संचालित हो सकता है, आज हम टेलीकंसल्टेशन पे पहुंच चुके हैं। अलग अलग फील्ड में अलग अलग संभावनाएं छुपी हुई है, और उन संभावनाओं को ही हमें इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर समाहित करना है अपने सुझाव के रूप में। शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसी शिक्षा चाहते हैं, उसके लिए क्या हमारे सुझाव हो सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हो सकता है,
मॉडर्न मेडिसिन में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में, फार्मा में, नर्सिंग में, एग्रीकल्चर में। मेरा मानना है हर एक क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं छुपी हुई है, और व्यापक संभावनाओं के बीच से ही हमें रास्ता निकाल करके उस विजन डॉक्यूमेंट में कि अगले 5 वर्ष में क्या, अगले 10 वर्ष में क्या, और अगले 22 वर्ष के अंदर हमें कैसे विकसित भारत की आधारशिला तैयार करते हुए एक विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण करना है। इसके लिए उस भूमिका के साथ आज से अपनी शुरुआत को आगे बढ़ाना है। मेरा यह मानना है यह सब कार्य संभव हो सकता है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश ने अपने लिए एक टारगेट तय किया कि हम 2029-30 में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, और हमारी जो स्पीड है, हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, अब तक जो हमने माइलस्टोन तय किए थे उसके अनुरूप हम लोग उसको अचीव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगातार उसमें प्रगति है, लगातार हम उसे प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं, और यही हमारी इस प्रक्रिया का हिस्सा भी है कि जो विजन डॉक्यूमेंट बने, आम जनता का, युवाओं का, शिक्षकों का, चिकित्सकों का, अन्नदाता किसानों का, व्यापारियों का, उद्यमियों का, महिलाओं का, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के उन बहुमूल्य सुझावों को हम उसमें समाहित कर सकें। और वो विजन डॉक्यूमेंट उन 12 सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करना है, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में क्या संभावनाएं आगे हो सकती हैं, उसके लिए हमें क्या कुछ करना है। मेरा मानना है कि ये सभी संभावनाएं जो 12 सेक्टर चिन्हित किए हैं, उन 12 सेक्टर से संबंधित सुझावों को लेकर के, अर्बनाइजेशन को लेकर के, शहरीकरण की प्रक्रिया, यह तेजी के साथ आगे बढ़ने वाली वह प्रक्रिया है जो अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति देती है, लोगों के जीवन स्तर को सुगम बनाने में बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है। उस सेक्टर में हमारी क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या हमारे सुझाव हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ा सकती है। मैं देख रहा हूं वर्तमान में, आप देख रहे होंगे एक नई प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है सेमीकॉन के सेक्टर में, यानी सेमीकंडक्टर की एक यूनिट लगाने में 1 लाख करोड़ रुपए का मिनिमम निवेश है, उसमें से 1 लाख करोड़ का, इतना बड़ा निवेश एक यूनिट पे। और इलेक्ट्रॉनिक आज के डिजिटल जगत में याद रखना, सेमीकंडक्टर के बगैर कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। पूरी मार्केट पे उसका कब्जा होगा, जिसका इस पे कब्जा होगा, और इसीलिए एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। यानी इतने बड़े पैमाने पर रोजगार की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए मेरा मानना यह सब हो सकता है, और ये भारत के लिए और आसान है, और भारत में यूपी के लिए और आसान है। यूपी के लिए आसान इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ी युवा शक्ति उत्तर प्रदेश रखता है। उत्तर प्रदेश के पास ये युवा शक्ति प्रतिभा से, ऊर्जा से भरपूर है, सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास है, हम इसको अचीव कर सकते हैं। ये हमारे पास उस प्रकार की संभावना यहां की धरती भी रखती है। हमारे पास सर्विस सेक्टर में अनंत संभावनाएं हैं। याद करिए 2016-17 में केवल 3 करोड़ टूरिस्ट यूपी में आते थे, और इस बार महाकुंभ को आपने देखा होगा, अकेले महाकुंभ में 66 करोड़ की संख्या पार कर गई। यानी 3 करोड़ से बढ़कर के हम 67 करोड़ पार कर जाएं, ये आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। ऐसा नहीं कि सर्विस सेक्टर केवल लोग आए गए
की प्रक्रिया के साथ जुड़ा, एक नए रोजगार का सृजन भी करता है, कहीं गाइड के रूप में, कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं मार्केट में, कहीं होटल व्यवसाय में, कहीं टैक्सी और ट्रांसपोर्ट में। एक नए अवसरों को भी उपलब्ध करवाने में योगदान देता है और उन अवसरों के साथ जोड़ने के लिए अलग अलग सेक्टर के लिए आज इस पर सुझाव की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होगा, जब हम भी इस पूरे विकसित भारत के, विकसित उत्तर प्रदेश की इस पूरी प्रक्रिया का पार्ट बनकर के, हम भी उसमें अपनी हिस्सेदारी बनकर के, हम भी उसके एक सारथी के रूप में इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बन सके। और उसी प्रक्रिया के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। मुझे केवल एक बात कहनी है इसमें, याद रखना, आज के समय में हर एक सेक्टर में जो संभावनाएं छुपी हुई हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हम जब स्वास्थ्य की बात करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन ने काफी विकास किया है, आगे उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं और संभावनाएं भी हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मेडिसिन में आयुष, उसके पास एक विस्तृत क्षेत्र आज भी मौजूद है और मेरा मानना है भारत इस क्षेत्र में दुनिया के अंदर एक बड़ी संभावनाओं को आगे बढ़ा सकता है, बहुत बड़ी संभावना को। यानी भारत को एक बार फिर से आप हेल्थ टूरिज्म के एक नए हब के रूप में पूरे भारत को विकसित कर सकते हैं, बड़े हब के रूप में स्थापित कर सकते हैं। भारत के अंदर कुछ राज्यों ने इसमें अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया है। आज भी आप देखेंगे केरल में लोगों ने बहुत अच्छा वहां पे काम किया है। कुछ अन्य राज्यों में, कर्नाटक वगैरह में भी अगर आप जाकर देखेंगे, बहुत अच्छा कार्य उसमें उन्होंने किया। और उसमें एक छोटी सी एक कथा आती है और वह है तक्षशिला विश्वविद्यालय का। मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि तक्षशिला देश का, यानी दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है। और पहला विश्वविद्यालय था भगवान राम के छोटे भाई भरत के पुत्र के नाम पर, तक्ष, उन तक्ष के नाम पर तक्षशिला। संस्कृत व्याकरण के जो रचयिता थे पाणिनि, उनकी जन्मभूमि भी है। और आयुर्वेद की दृष्टि से चरक और सुश्रुत ने अपने आयुर्वेद के ग्रंथों को इसी विश्वविद्यालय में रचे थे। यही वो विश्वविद्यालय है जो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है। ये वही वो विश्वविद्यालय है जिसने इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फोकस करते हुए अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाया था। बाद में आक्रांताओं का शिकार हो गया, लेकिन यह विश्वविद्यालय था जिसने जीवन के अलग अलग क्षेत्र में, क्या ज्योतिष और खगोल का ज्ञान हो, क्या आयुर्वेद का हो, क्या भूगोल का हो, क्या राजनीति का हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसने उस समय जो महारत हासिल की थी और जो ख्याति प्राप्त की थी वह दुर्लभ है। हम भी अपने शिक्षा केंद्रों के उस इनोवेशन का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक केंद्र बिंदु बना सकते हैं। उसी विश्वविद्यालय में एक अन्य आयुर्वेद के छात्र थे और वह बाद में बहुत बड़े राज्य वैद्य बने थे, जीवक। जीवक के बारे में कहते हैं जब उन्होंने वर्षों तक वहां रहकर के विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा अर्जित करने के उपरांत बहुत वर्ष उनको वहां व्यतीत करते हुए हो गए, तो अपने आचार्य के पास गए और उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बहुत दिन हो गए, मैं अपने देश में वापस जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई? उन्होंने कहा, हां, आपसे अनुमति लेने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा, अच्छा ये काम करो, इस सामने जंगल है, इस जंगल में जाओ और ढूंढ के आओ कि कौन सी ऐसी वनस्पति है जिसमें औषधीय गुण न हो।
तो जीवक के सामने एक नया संकट। उसने कहा मैं तो जल्दी में था, भाई उस समय साधन तो थे नहीं, तो अब कैसे होगा। तो उन्होंने उस समय 15 दिन का समय लगाया और उस जंगल में गए। जंगल में गए, एक एक वनस्पति का उन्होंने अवलोकन किया और देखा कि प्रत्येक वनस्पति में कोई ना कोई औषधीय गुण भी है। आकर के उन्होंने अपने आचार्य को एक बात कही, नास्ति मूलो अनौषधय, यानी कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण न हो। और भारतीय ऋषि ने वैसे ही नहीं कहा है। भारत की ऋषि परंपरा हमेशा इस बात को कहती रही है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, यानी कोई अक्षर ऐसा नहीं जिसमें मंत्र बनने की सामर्थ्य न हो। नास्ति मूलो अनौषध है, यानी कोई वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो। और अयोग्यो पुरुषो नास्ति, यानी कोई अयोग्य नहीं है, बस क्या है, योजकः तत्र दुर्लभः। योजक, आप में से हर व्यक्ति योग्य भी है और एक योजक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है विकसित उत्तर प्रदेश के लिए। और उस विकसित उत्तर प्रदेश के लिए जो हमारे गंतव्य की तिथि हो, हर उत्तर प्रदेश की नागरिक की। आज हम $1 ट्रिलियन की लड़ाई को लेकर के चल रहे हैं, ये हमारा एक शॉर्ट टर्म विजन है। 29-30 में हम इसे अचीव करेंगे, लेकिन 35-36 में क्या, 35-36 में उत्तर प्रदेश का विजन होगा कि उत्तर प्रदेश एक नहीं तब $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। 47 क्या, 2046-47 में उत्तर प्रदेश $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। और उस दिशा में उस प्रकार के कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना इन 12 सेक्टर में, वह विजन डॉक्यूमेंट होगा। उसी पर उत्तर प्रदेश की आगामी नीतियां बनेंगे, आगामी कार्यक्रम बनेंगे और युद्ध स्तर पर उस टारगेट को प्राप्त करने, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में और उत्तर प्रदेश वासी आगे बढ़ेगा। इसी आह्वान के साथ मैं आप सबके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि आप में से हर व्यक्ति उन 12 सेक्टर में अपने सुझाव को जरूर दें। किसी एक सेक्टर में, जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उस सेक्टर से संबंधित सुझाव समर्थ यूपी पोर्टल पर QR कोड को डाउनलोड करते हुए अपने सुझाव को दीजिए। उसको अपलोड करते हुए समर्थ यूपी पोर्टल पर आप भेज दीजिए, वह हमारे पास होगा, वह कलेक्शन होगा। और हम लोगों ने तय किया है कि हर जनपद में हम देखेंगे कि उस जनपद के विकास से और प्रदेश के विकास से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण 3 सुझावों को हम उस जनपद में एक समारोह के माध्यम से सम्मानित करेंगे। 3 ऐसे सुझाव जो उस जनपद से जुड़े हुए होंगे और 5 ऐसे सुझाव जो राज्य से जुड़े हुए होंगे, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए होंगे, उसको हम प्रदेश स्तर पर बड़े समारोह में फिर सम्मानित करने वाले हैं। ये सभी इस समय हमारे कलेक्शन चल रहे हैं। लाखों की संख्या में सुझाव वर्तमान में हमारे पास आ रहे हैं और उसके लिए पूरी एक टीम काम कर रही है जो इन सब के बारे में आगे बढ़ते हुए इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के सामने कार्य करेगी। आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आप सब आए हैं, आप भी अपने सुझाव देकर के उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट पे विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के इस अभियान के सारथी बन सकते हैं और इस अभियान का सारथी बनकर के आने वाली पीढ़ी के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जिसको देख करके आगामी नीतियां बने और उसके अनुरूप फिर हम विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण की दिशा में ठोस कदम आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य और उनका उज्जवल भविष्य दे पाएंगे।
इसी विश्वास के साथ आज मैं पितृ विसर्जन के इस अवसर पर सभी पूर्वजों को नमन करते हुए कि उनका जो विजन था भारत के लिए, भारत की आजादी के लिए, उस विजन को आज प्रभावी ढंग से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आगे बढ़ा रहा है और ये निश्चित ही सफल होगा। आप सबको मैं कल से प्रारंभ हो रहे शारदीय नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं, विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।